आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। इस्लामी त्यौहार ईद उल अजहा 6 जून को मुतवक्का। आलमी फल्कियाती मरकज ने कुर्बानी के त्यौहार की तारीख की पेशगोई कर दी। उमर अब्दुल्ला का एक्स पर माने खेज पैगाम, कहा करने वाले और सिर्फ बोलने वाले में फर्क होता है। आगा रूहुल्ला की वॉकआउट की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं, तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस तनवीर सादिक का बयान। इम्फाल में राजभवन मार्च पर आंसू गैस और धमाकों का इस्तेमाल, 7 ख्वातीन जख्मी। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के काउंसलर हरजिंदर सिंह का दिन दहाड़े कत्ल, खानदान ने साबिका धमकियों का दिया हवाला। शेख हसीना का बड़ा इल्जाम, मोहम्मद यूनुस ने कौम अमेरिका के हाथ भेज दी, हुकूमत दहशतगर्दों के हवाले की। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब करने का फैसला, सलामती को मजीद सख्त बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का सख्त पैगाम, कहा अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो हमारे फौजी दहशतगर्द रियासत को तबाह कर देंगे। जो लोग माहौल, रिवायत, खानदान और तरबियत की इज्जत करते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठता। लालू यादव की बेटी का भाई तेज प्रताप की पार्टी और घर से निकाले जाने पर रद्द-ए-अमल। और जम्मू कश्मीर में छटपत्थर बारिश और गरज चमक की पेशगोई, गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्का। और अब खबरें तफसील के साथ। आलमी फल्कियाती मरकज ने ऐलान किया है कि जिलहिज्जा 1446 हिजरी का चांद मंगल 27 मई को इस्लामी दुनिया भर में देखा जाएगा। मरकज के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत औदा ने बताया कि फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक चांद देखने का इम्कान वस्ती और मगरबी एशिया, बेशतर अफ्रीका और यूरोप में दूरबीनों की मदद से होगा, जबकि अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये चांद इंसानी आंख से भी दिखाई दे सकता है। आलमी फल्कियाती मरकज के मुताबिक बुध 28 मई को जिलहिज्जा का पहला दिन मुतवक्का है, जिसकी बुनियाद पर जुमा 6 जून को बेशतर इस्लामी ममालिक में ईद उल अजहा का पहला दिन मनाया जाएगा। इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहिम की याद ताज़ा करते हुए कुर्बानी की इबादत में मसरूफ होंगे। वजह है कि अगरचे हतमी फैसला मकामी रोयत हिलाल कमेटियों की शहादतों पर मुनहसर होगा, तमाम फल्कियाती पेशगोइयां अमूमन काफी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं और इसी बुनियाद पर मुसलमान अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मानेखेज पैगाम शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अमल और गुफ्तार के फर्क को उजागर किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में लिखा, संडे म्यूजिक करने वाले होते हैं और सिर्फ बोलने वाले होते हैं, इसलिए मैं उन लोगों की तरह ज्यादा नहीं बोलता जिन्हें मैं जानता हूं। सियासी हलकों में उमर अब्दुल्ला के इस बयान को एक अहम इशारा समझा जा रहा है, खासतौर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल में, जब कई रहनुमा और जमातें बयानात की सियासत में मसरूफ है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने अपनी तवज्जो अमनी इक़दामात पर मरकूज रखने का पैगाम दिया है। वाज़ेह रहे कि उमर अब्दुल्ला अक्सर अपनी ट्वीट्स और सोशल मीडिया पैगामात के जरिए न सिर्फ सियासी हालात पर राय देते हैं, बल्कि अपनी जाती नजरियात और तर्ज सियासत को भी उजागर करते हैं, जिसे अवाम और तज्ज़ियाकारों की जानिब से गहरी दिलचस्पी से देखा जाता है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने इतवार के रोज उन खबरों की सख्ती से तरदीद की जिनमें दावा किया गया था कि सीनियर रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी की हालिया वर्किंग कमेटी मीटिंग से वॉकआउट किया है। उन्होंने उन खबरों को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और सियासी मफादात पर मबनी करार दिया। तनवीर सादिक ने कहा कि यह मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जिसमें आगा रूहुल्लाह समेत तमाम अराकीन ने बामान ने शिरकत की। उन्होंने वाज़ा किया, आगा रूहुल्लाह साहब ने किसी किस्म की कोई वॉकआउट नहीं किया। वो पूरी मीटिंग में मौजूद रहे और उन्होंने सिर्फ एक करीबी रिश्तेदार की अलालत के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से इजाजत लेकर मीटिंग से रुखसत लिया। ये सब कुछ उन अफवाहों से कब्ल हो चुका था जो बाद में फैलाई गई। सादिक ने इल्जाम लगाया कि ये अफवाहें कुछ मफाद परस्त अनासर ने जानबूझकर उस वक्त फैलाई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और मुकम्मल रियासती दर्जा की बहाली के लिए एक मजबूत और मुतहद मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हमने 7 अहम करारदादें मंजूर की, जिनमें आर्टिकल 370 की बहाली और मुकम्मल रियासती दर्जा का मुतालबा भी शामिल है। आगा रूहुल्लाह साहब समेत पूरी वर्किंग कमेटी ने इन करारदादों की मुतफ़िका तौर पर हिमायत की। कुछ लोगों को हमारी यकजहती और वाज़ह सियासी मौक़िफ़ हज़म नहीं हो रहा है, इसलिए वो गुमराहकुन मालूमात फैला रहे हैं। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में इतवार को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजभवन की तरफ मार्च करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए और फर्जी बमों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कम अज कम 7 खवातीन जख्मी हो गई। जराये के मुताबिक सूरत हाल इस वक्त काबू में है। यह एहतजाज कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी COCOMI नामी सिविल सोसाइटी ग्रुप की अपील पर किया जा रहा था, जिसने 20 मई को एक सरकारी बस से रियासत का नाम मणिपुर मुबैना तौर पर हटाने के वाक़े के खिलाफ आवाज उठाई थी। COCOMI के कन्वीनर ख्वारंजाम अथुबा ने सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर बस से मणिपुर का नाम हटाने की सख्त मजम्मत करते हुए गवर्नर अजय कुमार भल्ला से बाकायदा माफी का मुतालबा किया है। ये तनाजा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मीडिया की एक टीम जो उखरुल जिला में जा रही 5 रोजा शेरई लली फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब की कवरेज के लिए जा रही थी को 20 मई को इम्फाल ईस्ट जिला के गोवाल ताबी इलाके में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बस रोककर वापस इम्फाल भेज दिया। हुकाम का कहना है कि मकामी सतह पर बातचीत के जरिए मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि अमन और अमान बरकरार रहे। पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े शिरोमणि अकाली दल के काउंसलर हरजिंदर सिंह को 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया छेता इलाके में एक गुरुद्वारे के करीब उस वक्त पेश आया जब हरजिंदर सिंह एक तकरीब में शिरकत के बाद बाहर निकले। मुतवफी के अहल खाना का दावा है कि हमलावर वही अफराद थे जिन्होंने पहले उन्हें धमकियां दी थी और उनके घर पर फायरिंग भी की थी। अमृतसर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हरपाल सिंह रंधावा ने मीडिया को बताया, हरजिंदर सिंह जब जा रहे थे तो कम अज कम 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने अबूरी हुकूमत के सरबराह और नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की बागडोर दहशतगर्दों के हवाले कर दी है और बांग्लादेश को अमेरिका के हाथ बेच दिया है। शेख हसीना ने अपनी जमात अवामी लीग के फेसबुक अकाउंट पर जारी एक ऑडियो पैगाम में हालिया दिनों में अवामी लीग पर लगाई गई पाबंदी को गैर आईनी करार दिया और मोहम्मद यूनुस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस ने जो आलमी शोहरत हमारी हुकूमत के दौर में हासिल की, आज उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में अबूरी हुकूमत पर कब्जा किया है और इंतहा पसंद ग्रुपों की मदद से बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया है। वाज़ेह है कि मोहम्मद यूनुस को 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया था, जब तलबा मुजाहिरों के नतीजे में शेख हसीना को वजारत उज़्मा छोड़कर मुल्क से फरार होना पड़ा था। मुल्क के मशहूर तारीखी मकाम ताजमहल की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इस जदीद निज़ाम की तनसीब का मकसद मुमकिन हवाई खतरात को रोकना और आलमी शोहरत याफ्ता इस इमारत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ताजमहल की हिफाजत इस वक्त मरकजी सन्नती हिफाजती फोर्स CISF और उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए की जा रही है, ताहम अब इसके गिर्द जदीद एंटी ड्रोन निज़ाम लगाया जाएगा जो 7 से 8 किलोमीटर के रकबे में काम करेगा। खासतौर पर यह निजाम ताजमहल के मरकजी गुम्बद के करीब 200 मीटर के दायरे में मौसर होगा। इस सिस्टम के जरिए किसी भी ड्रोन के सिग्नल को खुदकार तरीके से जाम किया जाएगा ताकि वो गैर फाल हो जाए, जिसे सॉफ्ट कुल का नाम दिया गया है। पुलिस एहलकारों को इस निजाम को चलाने की तरबियत दी जा रही है, जबकि एक मखसूस रेस्पॉन्स टीम भी तश्कील दी जा रही है जो ड्रोन के माखज का पता लगाकर इस जगह को महफूज बनाएगी जहां
ड्रोन को गिराया जाएगा। यह इकदाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी और फिजाई खतरात के तनाजुर में उठाया गया है, जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्द मराकज पर कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को आल J&K जात सभा से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान किसी भी गलत कार्रवाई पर उत्तर आया तो हमारी मुसल्लह अफवाज उस दहशतगर्द रियासत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय फौज की बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत के अज़्म को दोहराया कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खबरदार किया जा चुका है, अगर वो मुस्तकबिल में कोई गलत कदम उठाता है तो हमारी अफवाज उस दहशतगर्द रियासत को खत्म करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दों और उनके मददगारों के दरमियान कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिन्हा ने जाट कम्युनिटी और समाज के तमाम तबकात से अपील की कि वो तकसीम की साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपने अज़्म को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी अब कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखना पहले से ज्यादा अहम है। राष्ट्रीय जनता दल RJD की रहनुमा रोहिणी आचार्य ने अपने वालिद और पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव के फैसले की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालना नागजीर था, क्योंकि उन्होंने बार बार खानदानी इक़दार और अवामी रवैये की हदें अबूर की। रोहिणी आचार्य ने अपने एक बयान में कहा, जो लोग माहौल, रिवायत, खानदान और तरबियत की इज्जत करते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठता। जो अपनी हिकमत छोड़कर बार बार शाइस्ता रवैये और खानदानी विकार की हदें तोड़ देते हैं वो खुद तनकीद की जद में आ जाते हैं। उन्होंने लालू यादव के लिए अपनी वफादारी का इआदा करते हुए कहा, हमारे लिए बाबा खुदा की मानंद है, खानदान हमारा मंदिर है और वो पार्टी जो बाबा की अनथक मेहनत और जद्दोजहद से बनी है और समाजी इंसाफ का तस्वुर हमारी इबादत है। हम कभी बोलेंगे नहीं कि किसी की वजह से इन तीनों की शोहरत खराब हो। ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालने का फैसला किया, जिससे सियासी और खानदानी महाफिल में हलचल मच गई है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार परेश रावल ने अक्षय कुमार की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से उनके हेरा फेरी 3 से दस्तबरदार होने पर दायर करदा कानूनी मुकदमे के जवाब में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अक्षय कुमार की कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म्स के वकील ने हाल ही में कहा था कि परेश रावल का प्रोजेक्ट छोड़ना संगीन कानूनी नताइज का बास बन सकता है। ताहम परेश रावल ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अपने फैसले पर कायम है और फिल्म में शिरकत से दस्तबरदार होने की वजूहत वाज़ेह हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो हर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं और मामलात को मुनासिब तरीके से सुलझाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब परेश रावल ने अचानक हेरा फेरी 3 से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद अक्षय कुमार की टीम ने कानूनी चाराजोई की धमकी दी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के उड़ी हल्के के सीनियर सियासतदान ताज मोहिद्दीन ने कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का ऐलान किया है। कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बात करते हुए ताज मोहिद्दीन ने तस्दीक की है कि वो कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ राब्ते में हैं और जल्द ही पार्टी की बाकायदा रुकनियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया, आज मैंने श्रीनगर में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज J&K सैयद नसीर हुसैन से मुलाकात की। हमने मेरे पार्टी में वापसी पर बात की और मैं जल्द ही बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। ताज मोहिद्दीन ने अपने दोबारा शमूलियत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, कांग्रेस मेरा घर है, मैं इसे बहुत वाबस्ता हूं। मैं कांग्रेस के साथ रुकन असेंबली रह चुका हूं और यही पार्टी मुझे वजीर बनाने में मददगार साबित हुई। उनसे पूछा गया कि उन्होंने DPAP को क्यों छोड़ा तो उन्होंने कहा कि ये जमात BJP के करीब होती जा रही थी, जो उनकी अलहदगी का सबसे बड़ा सबब है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड स्कीम के मुबैना गलत इस्तेमाल पर 11 सरकारी अस्पतालों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। रियासती सेहत एजेंसी ने यह कार्रवाई पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस TPA प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से किए गए टेली कॉलिंग सर्विस के बाद की है, जिसमें उन अस्पतालों पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने मुस्तहक मरीजों को बगैर नकद अदायगी के इलाज फराहम करने से इनकार किया और उन्हें अपनी जेब से इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर किया है। नोटिस मिलने वाले अस्पतालों में शामिल स्किम्स सोरा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर, SMHS अस्पताल श्रीनगर, JLNM, SMGS, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, GMC राजौरी, GMC उधमपुर, गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना, गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर और स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना शामिल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने देरीना उस्ताद और वालिद के करीबी दोस्त प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात की खुशी का इजहार किया है।
अल्ताफ बुखारी ने लिखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट न सिर्फ उनके वालिद के क्लास फेलो और करीबी दोस्त थे, बल्कि हमेशा खानदान के बुजुर्ग रहनुमा की हैसियत से उनकी दानिशमंदी और मजाक से हमें मुतासिर करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने प्रोफेसर भट्ट से बोटिंगू सोपोर में उनके घर मुलाकात की, जहां उन्हें प्रोफेसर की खुशगवार और पुरजोश तबीयत देखकर बेहद खुशी हुई। अल्ताफ बुखारी ने उनकी सेहतयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद और तवील उम्र अता फरमाए। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए उस वक्त एक नया संग मील तय किया गया जब डॉक्टर संदीप मावा ने आलो की उन्वानी गाने की रस्म रोनुमाई की। ये तकरीब कश्मीरी पंडित सभा अम्बाला जम्मू में मुनक़िद हुई, जहां कम्युनिटी के अरकान और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आलो एक मुनफरिद पहल है जो कश्मीरी पंडितों की मशरूत, इज्जतदार और महफूज वापसी के लिए वक़फ़ है। डॉक्टर मावा ने इस मौके पर कहा कि ये इकदाम न सिर्फ सकाफती वर्से की बहाली के लिए है, बल्कि कम्युनिटी के इज्तिमाई वक़ार और शनाख्त को भी मुस्तहकम करेगा। डॉक्टर मावा ने मजीद कहा कि आलो का मकसद कश्मीरी पंडितों को उनके आबाई वतन में इज्जत के साथ वापस लाना है, जहां वो अपने मजहबी, सकाफती और समाजी हुकूक के साथ जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल हुकूमत की मदद से नहीं, बल्कि कम्युनिटी की इज्तिमाई कोशिशों से कामयाब हो सकती है। को खुद पता है 1990 में हम राजनीति के शिकार हुए। सिर्फ राजनीति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हमें निकाला गया है। दो भाइयों को, हिंदू और मुसलमान को जुदा करके, चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना जैसे, अगर आपने हाल ही में देखा होगा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें 50 साल से अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम्स पैसे दे रहे हैं कि आतंकवाद हिंदुस्तान में बढ़वाई, और ख़ास तौर कश्मीर में। तो हम तो ये पहले से जानते थे, लेकिन बदकिस्मती की थी, लोग इसको समझने में समय लगा। आज हमने ये पहल की है आलव की। आलव का मतलब कश्मीरी में होता है बुलावा, अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉलिंग। हमारी जो कश्मीर है वो हमारी मातृभूमि है, हमारी मदर है, मर्ज है, तो हम वापस जाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये आह्वान किया था समाज के साथ, और ये 1 साल से हमारा कार्यक्रम है। सिर्फ हमने जो शर्तें रखी थी पिछले साल आप भी थे उस इंटरव्यू में, तो लोगों ने जो जो बात कही थी, जो सरकार तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी है। और आज हम उस मकसद को आगे लेकर आने वाले समय में जो हमारी आखिरी मकाम जो है वो कश्मीर है, इसलिए हमने अपने समाज को साथ बैठ के कैसे, किन और शर्तों पे, किन परिस्थितियों में वो जाना चाहते हैं, क्या शर्तों के साथ, क्या क्या वो और सरकार से मांगना चाहते हैं, या किन शर्तों के साथ जाना चाहते हैं, उस पर चर्चा का आज विषय है। इसीलिए हम आज चर्चा के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। डेल्टा फोर्स की सुरंडा बटालियन ने जिला डोडा के इलाके खेलानी में गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लिए एक खुसूसी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से 15 गुजर और बकरवाल खानदानों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद मकामी आबादी के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना और एतमाद कायम करना था। खासतौर पर सेहत के हवाले से आगाही पर जोर दिया गया, ताकि लोगों को अच्छी सेहत की अहमियत और बरवक्त तिब्बी सहूलियत हासिल करने के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। डेल्टा फोर्स ने अपनी खिदमात को मकामी कम्युनिटीज की फलाह व बहबूद के लिए वक़फ़ करते हुए कहा कि वो ऐसी मुहिम्मात के जरिए समाजी बेदारी और सलाहियत साजी के इक़दामात जारी रखेगी। जिला रामबन में आरडीडीएस स्कीम के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रामबन की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने की। इजलास कॉन्फ्रेंस हॉल मायात्रा में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डीडीसी काउंसलर्स, इजाफी ज़िली तरक्याती कमिश्नर रोशन लाल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडीडी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर डॉक्टर शकीब अहमद रसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसटीडी, जेपीडीसीएल और एनटीपीसी, जिला इंचार्ज एनटीपीसी, एईज, एजीएमएसजे, ट्रांसफार्मर्स, आरडीएसएस कॉन्ट्रैक्टर्स और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास के आगाज में चेयरपर्सन ने मुख्तलिफ इलाकों में आरडीडीएस के तहत पेशरफ्ता और कामयाबियों का तफसीली जायजा लिया। हुकाम ने स्कीम के मकासद पर रोशनी डालते हुए बताया कि इसका बुनियादी मकसद बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद और मजबूत बनाकर अवाम को मियारी, काबिल एतमाद और सस्ती बिजली फराहम करना है। रुकन असेंबली रामबन अर्जुन सिंह राजू ने अपने हलके के पंचायत घंडनरी के गांव बरका का दौरा किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान यहां के लोगों को बुनियादी सहूलियत फराहम करने का वादा किया था। बरका के बाशिंदों ने रुकन असेंबली का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अर्जुन सिंह राजू ने खिताब करते हुए बताया कि बरका की सड़क की कनेक्टिविटी के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इस वक्त इसका तफसीली मंसूबा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इलावाज़े इलाके में आंगनवाड़ी और सेहत के शोबे की बुनियादी सहूलियात की कमी है। रुकन असेंबली ने कहा कि उनके अवलीन तरजीह गाँव की आवाम
तक पहुंचना और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है ताकि इलाके की मजमूई तरक्की यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मकामी लोगों से ताउन की अपील भी की ताकि तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हो सकें। कि किस किस्म का खूबसूरत इलाका है और ज़मीन किस किस्म की यहाँ ज़रखेज़ ज़मीन है, बिल्कुल एक जो हम इसके कहें बेहतरीन इलाका इस मेरे गांधी इलाका बोर का है। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ दुश्वारी आती है, चाहे वो यहाँ के स्टूडेंट्स को हो, महिलाओं को हो, यहाँ का किसान है, वो है इनको रोड है। और काफ़ी इनकी पुरानी डिमांड थी कि जनाब इलेक्शन से पहले भी इनका यही इशू था कि जनाब हमें रोड चाहिए। तो मुझे ये खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि इन लोगों का सर्वे भी हमने पहले प्रायोरिटी में कराया। अब इसका सॉइल टेस्टिंग का काम भी पूरा हो चुका है। तो मुझे लगता है जैसे ही स्कीम का वो हो जाएगा तो उसके बाद टेंडर प्रोसेस होकर तो ये रोड जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो हर इलाके में आ रही है और मैंने आपको देखा कि मैक्सिमम जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जंगलात है, क्योंकि यहाँ 70% एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। अब फॉरेस्ट लैंड से क्या हो जाता है कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो डिले हो जाता है। और यहाँ भी जो है काफ़ी 1-2 किलोमीटर जो है पूरा फॉरेस्ट है। तो जब तक उसकी एनओसी, क्योंकि उसकी एनओसी जो है उसका प्रोसेस हम तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरी बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है। तो उसमें जो है जब तक आप ज़मीन के बदले उनको ज़मीन नहीं देंगे, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है जितना भी उनका मुआवजा बनता है पहले उनको हमें वो दिलाना होता है, फिर उसके बाद जो है कई सारे रोड आपने पहले भी देखा होगा वो पेंडिंग है। तो इस रोड को हम हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस एनओसी जो है वो जल्द आ जाए, ताकि जो है इसको एग्जीक्यूशन करने में हमें परेशानी ना आए। बाकी यही इनका जो है इस इलाके का जो सबसे बड़ा मेन इशू। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।